नमस्कार। ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर में पंचायतों के पास जो ताकत है, उसका जो टूल है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से जीपीडीपी के माध्यम से अपने परिवार, गांव और स्वयं के विकास को संभव बनाया जा सकता है। बड़ी भूमिका है पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की और साथ ही साथ समुदाय की, समुदाय में रहने वाले स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों की। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को आर्टिकल 243G के माध्यम से ये ताकत दी गई है कि पंचायतें अपने यहाँ पे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाएं और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों में 18 मिनिस्ट्रियां सम्मिलित हैं। इन 18 मिनिस्ट्रियों की योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार मतलब पंचायतों की है। तो हम ये एक कार्यक्रम भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया, सबकी योजना सबका विकास, पीपल्स प्लान्स कैंपेन, जन योजना अभियान। और इस अभियान को प्रभावी रूप से 18 मिनिस्ट्री द्वारा सहयोग के माध्यम से संपादित किया जा रहा है और इसके निर्माण की प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है वो पंचायतों की है। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि अभियान कब से चालू होता है और कब खत्म होता है। प्रतिवर्ष ये अभियान 2 अक्टूबर से आरंभ होता है, 31 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पे, 28 फरवरी तक ब्लॉक स्तर पे और 31 मार्च तक ये जिला पंचायत स्तर पर इस अभियान को संचालित किया जाता है। यह अभियान 120 दिन का यह अभियान ग्रामीणों को ये मौका देता है कि वो अपने गांव, परिवार और स्वयं के विकास के बारे में नियोजन प्रक्रिया को संपादित करें। यह प्रक्रिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सर्वप्रथम ग्रामीणों को ये पता हो कि हमें जाना कहाँ है और हम खड़े कहाँ हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, जो 11 चरण हैं, उनको पूर्ण किया जाना बहुत आवश्यक है। वो 11 चरण क्या है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो चरण है वो है कि ग्राम पंचायत स्तर पे एक नियोजन दल, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम। ये टीम का क्या काम है, इस टीम में कौन लोग होते हैं। इस टीम का जो मुखिया होता है वो पंचायत के सरपंच, या हम कहें कि पंचायत के मुखिया या पंचायत के प्रधान जो है वो इस दल के अध्यक्ष होते हैं। पंचायत का जो सचिव होता है वो इस दल का सचिव होता है। सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और ग्राम स्तर पर महिला समूह संगठनों के जो परिसंघ बने हैं उसके ओबी, फ्रंटलाइन वर्कर, युवा साथी, सक्रिय किसान, ये सब मिलकर लगभग 15 से 20 लोगों का एक दल जो गांव के विकास की प्रक्रिया को संचालित करने में अहम भूमिका निभाएगा। 120 दिन का उनके साथ मिलकर इसका एक गठन किया जाता है। ये नियोजन दल का गठन होने के बाद इस नियोजन दल की एक बड़ी भूमिका है। वो भूमिका क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पे इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एक वातावरण का निर्माण करना। तो नियोजन दल की बड़ी जिम्मेदारी है कि ग्राम स्तर पे वातावरण का निर्माण करना। वातावरण का निर्माण करने से उद्देश्य यह है, जिस तरीके से हम दिवाली, होली, मुहर्रम, ईद मनाते हैं, उसी तरीके से 120 दिन का ये पूरा अभियान चलाया जाए, जिसमें वातावरण के माध्यम से गाँव में रैली निकालना, दीवार लेखन करना, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करना, लाउड स्पीकर, डोली के माध्यम से, मतलब किसी भी तरीके से गांव के हर वर्ग, जाति, धर्म, व्यक्ति के तक ये सूचना जानकारी पहुंचनी चाहिए कि हमारे इस वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा अपने गांव के विकास की योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। अगला चरण होता है जिसको बोलते हैं कि डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी जो डाटा है उसके लिए एक प्रक्रिया है जो हम पीआरए के माध्यम से करते हैं, और जो सेकेंडरी डाटा है वो स्कूल से, पंचायत से, आंगनबाड़ी से, विभागों से, हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी पोर्टल्स हैं, या हमारा मिशन टुडे का सर्वे है, या भुवन ऐप है, ऐसे तमाम तरह के जो पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से हम जो है वो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करते हैं। और प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए और बहुत ज़रूरी कि हम पीआरए के टूलों को फॉलो करें। ये इसलिए ज़रूरी है पीआरए के टूल, क्योंकि पीआरए के टूल के माध्यम से गांव के अंदर एक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसके हम देखें कि डाटा कलेक्शन में डाटा संग्रहण जो है उसके अंतर्गत कुछ 4-5 प्रक्रियाएं हैं। बहुत सारी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, 4-5 प्रक्रियाएं जो बहुत जरूरी है। नंबर 1, सोशल मैपिंग। सोशल मैपिंग का उद्देश्य है कि गांव के सामाजिक ताने बाने को समझना। कई बार ये देखा गया कि सोशल प्रक्रिया में लोगों को रोना आ जाता है। कई 70-80 साल बाद भी लोगों ने कभी अपने गांव को ऊपर से देखा ही नहीं। जब हम सामाजिक मानचित्र का निर्माण करते हैं, जब हम देखते हैं कि गांव का एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं,
वहाँ बिजली है, पानी है, सड़क है, 90% मकान है, लेकिन एक मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए बच्चों को दूसरे मोहल्ले जाना पड़ रहा है। इस तरह की तमाम तरह का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में वहाँ पे जो सामाजिक ताना बाना है, जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं, जो संसाधन हैं, वो किन लोगों तक सीमित हैं। ये सामाजिक मानचित्र जो है वो इस तरह की विश्लेषण को निकाल के समुदाय की सहभागिता के साथ में इसका विश्लेषण किया जाता है, तो लोगों की इस पर समझ बनती है और लोग उस पर मुद्दों को चिन्हित कर पाते हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सेवाएं, जिनके अंदर भौतिक परिसंपत्तियां या वहाँ पे बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। इसी तरीके से रिसोर्स मैप जो संसाधन हमारे ग्राम स्तर पे है, वो संसाधन का मैपिंग करना और ये देखना कि जो संसाधन है उन संसाधनों का क्या स्थिति है वर्तमान में। मान लिया कि हैंडपंप आज की ज़रूरत है, लेकिन अगले 10 साल बाद भी वो हैंडपंप पानी दे पाए, ये भी हमें आज ही सोचना पड़ेगा। तो इस तरह का नज़रिया, दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सर्विस मैप को भी बनाना बहुत ज़रूरी है कि सेवा मानचित्र हम बनाएं, कौन कौन सी सेवाएं मेरे गांव के अंदर है, कौन सी सेवाएं गांव से बाहर हैं, और जो बाहर है उनमें से कौन सी सेवाओं गांव में लाया जा सकता है, और जो सेवाएं गांव स्तर पे हैं वो कितनी प्रभावी हैं, उपयोगी हैं। इसके बाद में टाइमलाइन, इसके बाद में ट्रांजिट वाक करें। जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी डाटा हमने कलेक्शन किया है, ट्रांजिट वाक के माध्यम से हम ये देखें कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए कि स्कूल की बिल्डिंग है, हमने मैप पे लिया हुआ है, लेकिन क्या स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित है? टॉयलेट है स्कूल में, लेकिन क्या गर्ल्स बॉयज़ के अलग से टॉयलेट है? तो ये भौतिक उसका निरीक्षण करना जाके देख रहे हैं ट्रांजिट वाक के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डाटा कलेक्शन जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है। डाटा कलेक्शन आने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी अगला चरण आता है जिसको बोलते हैं परिस्थिति विश्लेषण। परिस्थिति विश्लेषण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये जो डाटा आया ये दर्शाता है हमको कि हमें जाना कहाँ है और हम खड़े कहाँ हैं। इस परिस्थिति विश्लेषण के बाद समुदाय और पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि मिलके अपनी पंचायत के एक विजन तय करते हैं कि अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हम किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। इस परिस्थिति विश्लेषण वो देख पाते हैं कहाँ पे गैप है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके बाद पंचायतों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पे एक विज़न के साथ में वो अपने पंचायत का संकल्प लें। संकल्प जो SDG के माध्यम से भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती द्वारा जो 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को 9 थीम में कन्वर्ट किया गया है। तो पंचायतों की इस बार नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 9 थीम में से कम 1 अधिकतम 2 संकल्पों या थीम के साथ में अपने ग्राम पंचायत विकास की योजना का निर्माण करें। तो ये जो परिस्थिति विश्लेषण है उससे निकल के आएगा कि किन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बालक बालिकाओं क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में, लाइवलीहुड के क्षेत्र में, किन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, वो विश्लेषण निकल के आएगा और उसी विजन को हमको अलाइन करना होगा हमारे संकल्प के साथ में। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में जो अगला चरण है वो है कि महिला सभा और बाल सभा। ये जो विजन जब हम लेंगे, जब संकल्प लेंगे, तो उसको वाइब्रेंट ग्राम सभा, जो पहली ग्राम सभा बोलते हैं, उसमें इस विजन और संकल्प का हम चयन करते हैं और उसके प्रस्ताव को पारित करते हैं पहली ग्राम सभा के अंदर। इस पूरे अभियान में 2 ग्राम सभा होती है, पहली ग्राम सभा वाइब्रेंट ग्राम सभा और दूसरी ग्राम सभा मॉडल ग्राम सभा। तो अभी मैंने जो चर्चा करी वो वाइब्रेंट ग्राम सभा करी, जहाँ पे हम संकल्प पारित करेंगे, विजन तय करेंगे। उसके बाद होता है कि बाल सभा और महिला सभा। ये जो बाल सभा और महिला सभा बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा कि गांव स्तर पर 10 से 11 प्रकार के प्लान बनते हैं। अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट प्लान, चाइल्ड सेंट्रिक GPDP, हेल्थ प्लान, SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, लाइवलीहुड प्लान, एग्रीकल्चर प्लान, GPDP प्लान, लेकिन कोई भी प्लान आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। तो GPDP एक ऐसा मौका देता है कि ये सामूहिक रूप से इन सभी मुद्दों को इसमें समाहित किया जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो बच्चे हैं उनकी अपनी क्या समस्याएं, उनकी अपनी क्या चुनौतियां हैं, उनसे अलग से बैठ के चर्चा करना, उनसे बातचीत करना। न केवल उनके सपनों का स्कूल कैसा हो, उनके सपनों का गांव कैसा हो, बल्कि किस प्रकार की चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं, किन से वो जूझ रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनके मुद्दों को निकालना और GPDP में शामिल कराना, ये GLPFD की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बाल सभा के बाद में महिला सभा। महिला सभा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महिला सभा में कई सारे मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, खासतौर पे वो मुद्दे जो कि रूढ़िवादिता या परंपराओं से जुड़े हुए हैं,
जिन पे वो खुल के चर्चा नहीं कर सकती, या उनके ऐसे स्वास्थ्य के मुद्दे हैं जिन पे वो खुल के चर्चा नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे मुद्दे जो कि सार्वजनिक स्तर पर रखना उनको लगता है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे मुद्दों को महिला सभा के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए महिला सभा के माध्यम से निकालना और उसको जीपीडीपी में शामिल कराना। तो बाल सभा और महिला सभा के बाद जो अगला चरण है वो है क्षेत्रवार समूह गठन करना। उदाहरण के लिए थीमेटिक, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, लाइवलीहुड के क्या मुद्दे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के क्या मुद्दे हैं, या हम कहें अधोसंरचना के क्या मुद्दे हैं। तो इस तरीके से जो जिनका जो अनुभव है उन अनुभवों के लोगों को, जैसे उदाहरण के लिए कि स्वास्थ्य के मुद्दे यदि चिन्हित करना है तो हो सकता है कि वियोग की समिति के सदस्य, जो VHSNC के जो मेंबर हैं सदस्य, वो लोग ऐसे मिलकर स्वास्थ्य का एक दल बने जो स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करें। इसी तरीके से कृषि और आजीविका, जिसमें फार्म नॉन फार्म एक्टिविटी संबंधी मुद्दे क्या है उसका एक ग्रुप बने आजीविका का। उसी तरीके से शिक्षा का एक ग्रुप बने। तो इस तरीके अलग अलग 4 से 5 सब ग्रुप में लोगों को 15 से 20 लोग गाँव के अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो सके, लेकिन उससे उस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग को जरूर सम्मिलित किया जाए। उदाहरण के लिए यदि मान लो कोई रिटायर्ड टीचर है, यदि कोई बहुत उत्कृष्ट किसान है तो वो लाइवलीहुड के उसमें चला जाए, जो फार्म नॉन फार्म वाली एक्टिविटी के मुद्दे चिन्हित कर रहे हैं वहाँ पे। जो शिक्षक है वो हो सकता है कि शिक्षा के मुद्दों वाले ग्रुप में सम्मिलित हो जाएं। कि ये जो जीपीडीपी जो अभियान है, पीपुल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान, इसमें केंद्र स्तर से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक अमले को नियुक्त किया गया है। जैसे नेशनल पर नोडल ऑफिसर, स्टेट पर नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ब्लॉक नोडल ऑफिसर, ग्राम पंचायत स्तरीय नोडल ऑफिसर, ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर, ऐसे ही फैसिलिटेटर, तब तमाम तरह के लोग, मतलब एक ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 7 से 8 लोगों का एक दल है, शासकीय सेवक हैं वो लोग, उनकी जिम्मेदारी है और वो उनका काम है कि वो पंचायतों को मदद करें इस तरह के कन्वर्जेंस प्लान बनाने में, अभिसरण वाले प्लान बनाने में, विभागीय प्लान बनाने में और पंचायतों के अपने प्लान बनाने में। तो अगला चरण आता है कि जीपीडीपी के अंतर्गत 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा एक ज्वाइंट एडवाइजरी जारी की गई, जिसके अंतर्गत ये निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर जो महिला समूह बने और उनके परिसंघ बने हैं उनके द्वारा अपना जो VPRP प्लान बनाया जा रहा है उसको जीपीडीपी में समाहित किया जाए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि VPRP प्लान को कैसे जीपीडीपी में शामिल किया जाए। वर्षों में ये देखने में आया है कि ग्राम पंचायतें अपने गांव में तैयार की जाने वाली जीपीडीपी योजना में VPRP योजना को सम्मिलित नहीं करते या समेकित नहीं करते, इंटीग्रेट नहीं करते। उनके मन में ये भय है कि इतने सारे लोग, इतनी सारी डिमांड को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि VPRP जो है वो 4 चरण है उसमें। पहला, व्यक्तिगत पात्रता योजना, जिसमें ऐसे लोग जिसमें पेंशन या आयुष्मान कार्ड या जिसमें कि लोगों को जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं उन्हें किसी तरीके से सेवाओं के माध्यम से या आर्थिक लाभ के माध्यम से उन्हें सहयोग किया जाता है, उन लोगों की सूची तैयार जो है वो की जाती है। ये यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है पंचायतों के लिए कि इसमें पंचायतों का अपने स्वयं का रिसोर्स कुछ भी नहीं लगना है। उनके द्वारा सिर्फ दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करके और उनको इन योजनाओं से लाभ दिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पेंशन की योजना हो गई है, उज्ज्वला स्कीम की योजना हो गई है, कई तरह की इंश्योरेंस की स्कीम की योजना हो गई है। तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं हैं जो उनको सीधे तौर पर लाभान्वित करती है। दूसरा इसमें व्यक्तिगत तौर पर बनता है आजीविका योजना। तो आजीविका योजना में भी समझने वाली बात यह है कि आजीविका योजना की सभी गतिविधियां जो है वो पंचायत से नहीं की जाती है। जब आजीविका योजना बनती है तो उस पर देखा जाता है कि वो जो योजना व्यक्तिगत जो योजना की मांग की गई है, हो सकता है कि वो स्वयं के फंड से करे, हो सकता है कि वो अपने संगठन के फंड से करे, हो सकता है कि वो सरकार की किसी विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम के माध्यम से करे, हो सकता है कि वो बैंक से लोन लेके करे, और एक संभावना बनती है कि वो पंचायत से किसी तरह की डिमांड करे। तो ऐसी स्थिति में पंचायत के पास एक ही ऐसा फंड है जिसको बोलते हैं जीपीडीपी के अंतर्गत जो नरेगा का जो फंड है, जिसमें कि व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्माण करने की संभावना है। तो सिर्फ वही डिमांड, व्यक्तिगत डिमांड जो आजीविका गतिविधि में सम्मिलित है नरेगा के अंतर्गत, सिर्फ उसको सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत चुनौती भरा काम नहीं है, पंचायतों के लिए बहुत सहज है इसको सम्मिलित करना। दूसरा होता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इन सभी चरणों में इन सभी चरणों के अंतर्गत जो गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं, निकाली गए हैं मुद्दे, उन मुद्दों पर चर्चा कर हो सकता है कि वो भी पब्लिक एंड गुड्स का उन महिलाओं द्वारा भी निकाले गए हों और वही मुद्दे इस प्रक्रिया के दौरान भी निकल के आए हों। तो वहाँ पे 3 स्थिति बनेगी। एक,
जो मुद्दा पंचायत और समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से निकाला, वही मुद्दा जो है महिला संगठनों ने निकाला है। दूसरा, पंचायत ने भी मुद्दा निकाला है, महिला संगठन सदस्यों ने मुद्दा निकाला हुआ है, लेकिन शायद उसकी दूरी या स्थान में कोई समानता नहीं है। उदाहरण के लिए पंचायत बोल रही है कि हम 300 मीटर की नाली बनाएंगे, लेकिन समूह संगठन की दीदियों ने बोला कि नहीं 300 नहीं, इसको 500 मीटर की बनाएंगे। तो दोनों को आपस में बैठने की जरूरत है। तीसरा स्थिति बन सकती है कि पंचायत के प्लान में नहीं है या महिला संगठन के प्लान में नहीं है, या किसी एक के प्लान में दूसरे के प्लान में नहीं है। उस स्थिति में चर्चा की जा सकती है क्या इसको प्लान में सम्मिलित किया जाना है, नहीं किया जाना है। लेकिन वीपीआरपी की कोई भी गतिविधियों को अलग नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अगला स्टेप आता है वो आता है ड्राफ्ट जीपीडीपी, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट जीपीडीपी। यहाँ पे नियोजन दल की जिम्मेदारी है और समूह संगठन के जो परिसंघ के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ग्राम स्तर पर जो मुद्दे निकल के आए हैं, जो महिला संगठनों द्वारा जो मुद्दे निकल के आए हैं, उनको एक साथ रखा जाए, उनका प्राथमिकरण किया जाए और फिर यहाँ पर देखा जाए रिसोर्स एनवलप। रिसोर्स एनवलप का मतलब तात्पर्य है कि पंचायतों के पास में इस वर्ष गतिविधि करने के लिए कितना संसाधन है, मतलब 15 वित्त आयोग को कितनी राशि है, राज्य वित्त आयोग की कितनी राशि है और ऑन सोर्स रेवेन्यू कितनी राशि है, एमएलए एमपी फंड यदि मिल रहा है, सीएसआर फंड उनको मिल रहा है, मतलब उनके पास कुल कितना रिसोर्स है। जो गतिविधियां चिन्हित की गई है, जो जीपीडीपी ड्राफ्ट जीपीडीपी में सम्मिलित की गई हैं, उनमें से कितनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए उनके पास में बजट है। तो इसके अलावा ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो केंद्र या राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के माध्यम से किया सकती हैं। तो यहाँ पे करने के बाद में जब ये रिसोर्स एनवलप देख लिया जाता है तो अगला चरण आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडल ग्राम सभा, जो कि दूसरी ग्राम सभा कहलाती है। इस ग्राम सभा में वीपीआरपी और जीपीडीपी जो ड्राफ्ट जीपीडी प्लान बना हुआ है वो जाके प्रस्तुत किया। जेएलपीएफटी के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत नियोजन दल के जो सदस्य हैं और जो समूह संगठन की दीदी हैं, वो मिलकर ग्राम सभा में इसको प्रस्तुत करती हैं। हो सकता है कि इन्होंने जो प्राथमिकरण किया है गतिविधियों का उससे ग्राम सभा सहमत हो, या हो सकता है ग्राम सभा में कुछ आपत्ति उठाई जाए और जो चरण है प्राथमिकरण जो किया गया उसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ लोगों के नाम जोड़े जाए। उसके बाद ग्राम सभा से अप्रूव होने के बाद में जो अगला चरण है कि वो ग्राम पंचायत की जो टीम है उसके द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे इस पूरे प्लान को दर्ज किया जाता है और दर्ज करने के बाद 1 अप्रैल अगले वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस प्लान की का इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो 11वां चरण है, वो है कि उस प्लान की समय समय पे निगरानी हो, मॉनिटरिंग हो और उसकी प्रक्रिया ये है कि समूह संगठनों द्वारा हर महीने अपनी बैठक में इस प्लान को समीक्षा की जाए। पंचायत में जो जीपीसीसी बनी है या पंचायतों की अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है उनमें मासिक स्तर पर समीक्षा हो। ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभाएं हो रही हैं उसमें इसकी समीक्षा हो कि जो निर्धारित तय किए गई गतिविधियां उनमें से कितनी गतिविधियां हुई, कितनी गतिविधियां नहीं हुई, जो नहीं हुई उसके पीछे कारण क्या रहा, जो फ्लैगशिप स्कीम के माध्यम से विभागों के साथ की जानी थी क्या हमने वो करस्पॉन्डेंट किया, पत्राचार किया, नहीं किया, या उनके द्वारा किसी बड़े दस्तावेजों की मांग की गई वो पूर्ति कर पाए, नहीं कर पाए। ये तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है निरंतर रूप से मासिक स्तर पे, जिससे कि पंचायतों द्वारा जो सामूहिक रूप से सहभागिता के साथ जो नियोजन प्रक्रिया संपादित की गई है कम से कम उसकी 80 से 90% गतिविधियों को निगरानी के साथ उनको लागू किया जा सके। और लागू यदि वो होती हैं तो निश्चित तौर पे गांव और परिवार और स्वयं लोग अपने विकास को रोक नहीं सकते। धन्यवाद। आशा है कि ये जो आज का जो एपिसोड है उसके माध्यम से मैं जीपीडीपी निर्माण की प्रक्रिया पर आपकी समझ बढ़ाने में प्रयास किया गया।